बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामीन व नाज़रीन। प्रोग्राम सीन विद तज़ीन के साथ अज़कार न्यूज़ पर तज़ीन अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इकराम, दो तीन चीज़ें हैं जो गुज़श्ता दो तीन दिन ही से ज़ेर गर्दिश हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी उस पर बहुत ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है, बल्कि मैं कहूँगा कि कौम का वक्त बर्बाद किया जा रहा है। और जो आम लोगों में भी ये बातें जो हैं वो चल रही हैं। पहली चीज़ ये है कि क्या नवाज़ शरीफ साहब के साथ डील हो रही है या नहीं हो रही, इस पर इतनी ज़्यादा बात हो रही थी कि डायरेक्टर जनरल ISPR जो कि पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान हैं, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब के साथ कोई डील नहीं हो रही और इस तरह की तमाम बातें बेबुनियाद हैं। अच्छा, दूसरा एक मामला PTI की फ़ॉरेन फंडिंग का हुआ, जिसमें सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं और बहुत सी चीज़ें जो हैं उनमें PTI के दावे जो हैं वो गलत साबित हुए हैं और PTI काफ़ी बेनकाब हुई है आवाम की नज़रों में। और इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी रिपोर्ट जो है उसके मंदरजात आप देख चुके हैं। और साथ ही एक कॉल की बात हो रही है, एक कॉल लीक की गई है मरीम नवाज़ शरीफ साहबा और परवेज़ रशीद साहब की, जिसमें उन्होंने कुछ सहाफ़ियों के बारे में कुछ बातें की हैं और इतना शोर शराबा मरकज़ी मीडिया के ऊपर जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है इलेक्शन फंडिंग की, फॉरेन फंडिंग की, उस पर नहीं है जितना ये है कि मरीम ने फ़लाँ सहाफ़ी एंकर पर्सन के बारे में ये कह दिया और ये क्यों कह दिया। और ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि जैसे मरीम ने परवेज़ रशीद साहब ने एक सहाफ़ी के बारे में ये एक जो लफ्ज़ बोल दिया है, इससे मुल्क व कौम जो हैं उनको बड़ा ख़तरा लाहक हो गया है। ज़रूरी है कि हम इस सिलसिले में सही तनाजुर आपके सामने पेश करें। नाज़रीन इकराम, DG ISPR जो है ये चूँकि खालिस फ़ौज का तर्जुमान इदारा है, लिहाजा ये सियासत पे बात नहीं करते और माजी में जो हुआ नवाज़ शरीफ साहब के दौर में वो हो चुका, उस पर वो हमारा मौजू भी नहीं है। लेकिन उसके बाद से जब से मौजूदा सेटअप आया है DG ISPR जो मौजूदा हैं, इन्होंने बहुत कम सियासत पे बात की है और ये बड़े तवील अरसे के बाद उन्होंने ये कहा कि डील नहीं हो रही। हमें पूरा यकीन है अपनी मुसल्लह अफ़वाज पे, उनके तर्जुमान पे, और हम ये मानने को बिल्कुल तैयार हैं, आमन्ना व सदकना, कि कोई डील नहीं हो रही। लेकिन हम बाबर इफ्तिखार साहब DG ISPR से ये ज़रूर पूछेंगे और वो भी यकीनन ये बात नोट करेंगे कि हाँ, ये सवाल बनता है कि आपके बकौल तो डील नहीं हो रही, हमने मान लिया, लेकिन इसका क्या करें कि ख़ुद खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो अपने गुज़श्ता 2 हफ़्ते के बयानात देख लें। उन्होंने कई जगह पे ये बात कही कि नवाज़ शरीफ को NRO देने की कोशिश की जा रही है, नवाज़ शरीफ को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया था बाकायदा कि ये कैसे हो सकता है कि अदालत ने नवाज़ शरीफ को नाअहल करार दिया हुआ है, तो अब ये कैसे हो सकता है कि वो नाअहली ख़त्म हो जाए और वो वापस आ जाएं और वो दोबारा सियासत में हिस्सा लें और फिर से वो वज़ीर आज़म बन जाएं। ये सवालात वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब उठाते रहे हैं। इसलिए ये बेहतर होता कि DG ISPR साहब इस हवाले से भी वजाहत कर देते कि जो इमरान खान साहब फरमा रहे हैं उसको फिर हम किस खाने में फ़िट करें। डील तो कोई नहीं हो रही, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन खान साहब के जो स्टेटमेंट्स हैं उनके मुताबिक डायलॉग ज़रूर हो रहा है, डील हम भी नहीं कहना चाहते। ज़ाहिर डील अगर हो रही होती तो उस डील के फिर नताए सामने आते ना। अभी तो डील ये पहले मरहले में है, बात डायलॉग में। डायलॉग जो है वो ज़रूर हो रहा है, इसका हमें भी यकीन है और डायलॉग ज़रूरी भी है। ये कोई गलत बात नहीं है अगर डायलॉग हो रहा है, ये भी बात नोट कर लें। नवाज़ शरीफ साहब या आसिफ जरदारी साहब के साथ अगर डायलॉग हो रहा है, वो डायलॉग किसी भी सतह पे हो रहा है। अब खान साहब ने तो कहा कि मैं तो बात ही नहीं करूँगा,
मैं हाथ भी नहीं मिलाऊंगा। वो तो मतलब कि ये बड़ी गैर सियासी ये बर्ताव है खान साहब का। जिस लीडर ने मुल्क चलाना है वो अपोजिशन लीडरों के साथ बातचीत करने से कैसे मना कर सकता है, लेकिन वो कर रहे हैं और वो उन्होंने किया है। इसलिए अब किसी न किसी सतह के ऊपर तो अपोजिशन को भी बात करनी है और उस सतह के लोगों को भी अपोजिशन को साथ रखना है, क्योंकि हमने मुल्क चलाना है, हमने सिर्फ हुकूमत नहीं चलानी। तो डायलाग ज़रूर हो रहा है और वो डायलाग जो है उसमें दोनों तरफ से बातें आ रही हैं, इधर से भी रखी जा रही हैं, उधर से भी रखी जा रही हैं। वक्त टोटल 1.5 साल रह गया है और आखिरी साल तो वैसे भी इलेक्शन का होता है, उसके आसार नज़र आना शुरू हो गए हैं। KPK में PTI को अपनी पोजीशन का पता चल गया है। लिहाजा नेक्स्ट इलेक्शन जो सर पे आने वाला है, करीब है, उसके बाद मुल्क की क्या तरकीब होगी इसका फ़ैसला तो किसी जगह पे होना है कि नहीं होना। लिहाजा डायलाग बिल्कुल हो रहा है, नवाज शरीफ साहब के साथ भी हो रहा है, आसिफ जरदारी साहब के साथ भी हो रहा है। अब मामला सिर्फ इस बात पे रुका हुआ है कि कौन किसकी कितनी मानता है, और जो सियासी मामलात होते हैं ये कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर तय पाते हैं। लिहाजा कुछ बातें उन दोनों की ली जाएंगी, कुछ बातें इधर की ली जाएंगी। ये जो इधर वाली साइड है ये है इस्टेब्लिशमेंट, और इससे इनकार किसी को नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि ये गलत बात भी नहीं है, क्योंकि हमने मुल्क चलाना है, और चूँकि वज़ीर आज़म जो सियासी सरबराह है इस वक्त मुल्क का, वो बात करना नहीं चाहता उनसे, तो कोई तो उनसे बात करेगा ना। लिहाजा ये बातचीत जो हो रही है ये कोई गलत काम नहीं हो रहा, इसका इतराफ़ किया जाए और इस सिलसिले में कौम को एतमाद में लिया जाए। डील और NRO के लफ्ज़ की बजाय आप डायलाग का लफ्ज़ इस्तेमाल करें और बताएं क्या हो रहा है। आइंदा इलेक्शन में ये बात अब साफ़ है कि PTI जो है वो हुकूमत नहीं बना सकती, आवाम उसको वोट नहीं देंगे। उसको अगर किसी ने वोट डाले तो वो पहले से ज़्यादा जलील और रुसवा होगा आवाम की नज़रों में। लिहाजा जो नया सेटअप आना है उसके साथ कुछ मामलात जो है वो तय हो रहे हैं, और वो जब तय हो जाएंगे तो ख़ुद बहुत सबको पता चल जाएगा। और ये खान साहब हैं जो कि पिछले दिनों घबराए हुए थे कि ये कैसे हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब की डील, नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म कर दी जाए। और नाज़रीन इकराम, अभी जो फॉरेन फंडिंग केस में जो स्क्रूटनी कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसमें तो नथारा हो गया है, और मैं तो ये समझता हूँ कि PTI के कफन में ये आखिरी ताबूत है ये रिपोर्ट, और इसमें तमाम चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। 32 करोड़ से ज़ायद तो एक रकम है जिसका तज़किरा नहीं किया गया, और ये स्टेट बैंक ने वजाहत की है, ये मुस्लिम लीग नून ने नहीं किया। कि स्टेट बैंक ने जो रिकॉर्ड दिया है इलेक्शन कमीशन को, उसके मुताबिक सिर्फ एक मद में 32 करोड़ रुपए से ज़ायद इधर उधर किया गया है, और बहुत से अकाउंट्स बताए गए हैं जहां से लाखों मिलियंस ऑफ डॉलर्स और पाउंड्स जो हैं वो PTI को मसूल हुए। 77 अकाउंट्स में से ये बात भी स्टेट बैंक ने क्लियर करवाई है, 77 अकाउंट्स थे जिनमें से सिर्फ 12 बताए गए इलेक्शन कमीशन को और बाकी छुपाए गए, और उनकी तफसील स्टेट बैंक ने दी है ECP को, मुस्लिम लीग नून ने नहीं दी। लिहाजा इसमें PTI का वो जो ईमानदारी का और वो जो एक बड़ा नज़्म ज़ब्त का और उसूल का और ज़वाबित का वो सारा जो भांडा है वो बीच चौराहे फूट गया है। अब इसके साथ ही एक कॉल लीक की गई। वो कॉल थी मरियम नवाज और परवेज़ रशीद साहब बात कर रहे हैं Jio TV का एक जो सियासी गुफ्तगू का प्रोग्राम है उसके लोगों के बारे में, और उसमें वो देख रहे हैं कि फ़लाँ बंदा जो है वो भी हमारे ख़िलाफ़ बात करता है, फ़लाँ बंदा भी हमारे ख़िलाफ़ बात करता है। और एक इरशाद भट्टी के नाम पे आके परवेज़ रशीद साहब ने कहा कि वो तो भौंकता ही रहता है। इस पे बहुत ज़्यादा हमारे मीडिया को भी बड़ी तकलीफ़ हुई है, और वो मेन प्रोग्राम में अपने जो प्राइम टाइम है उसमें बात कर रहे हैं कि ये बड़ी ज़्यादती हो गई है और मुल्क का बड़ा नुकसान हो गया है। बात ये है कि आप दूसरी साइड क्यों नहीं देखते। पहले आप ये देखें कि
ये एंकर पर्सन जो हैं ये सारे नून लीग के वो बात कर रहे हैं, ख़िलाफ़ हैं, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, वो अपना एक असेसमेंट कर रहे हैं, हर जमात के लोग करते हैं। लेकिन पीटीआई में तो एंकर पर्सन जो हैं वो बाकायदा खान साहब के बेडरूम में मौजूद थी। जैसे रेहाम खान हैं, वो तो उनके घर में हैं, उनकी अहलिया थी वो। उस वक्त आप मीडिया की गैर जानबदारी के ऊपर और ये कोई बात नहीं हुई। फिर हमने देखा दो बड़े ही करीबी जो थे, बड़े ही प्यारे, एक वो लुकमान साहब और दूसरा समी इब्राहिम साहब, उनको तो बाकायदा थप्पड़ मारे गए थे। तो उस वक्त ये मीडिया का प्राइम टाइम कहाँ था, और ये सारे सहाफ़ी जिनको बड़ी तकलीफ़ पहुँची है, ये उस वक्त तो सुकून से सो रहे थे जब उन सहाफ़ियों को थप्पड़ पड़ रहे थे। उस वक्त इनने बात नहीं की। तो बात यह है कि सियासी जमातें एवेलुएशन करती हैं कि कौन से सहाफ़ी या एंकर पर्सन किस तरह हमारे बारे में बात करते हैं, वो उस पर अपनी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। इसमें कोई इतना परेशान होने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि उन्होंने सिर्फ़ एक बात की है जी, फ़लाँ बंदा भौंकता है। यहाँ पर तो सहाफ़ियों को बाकायदा अगवा कर लिया गया, उठा लिया गया, गायब कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। ये संगीन तरीन सूरतें हैं सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इक़दामात की। उस पर किसी को इतनी तकलीफ़ नहीं हुई जो अभी हो रही है। और माफ़ कीजिएगा, मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है। जो ही ये फॉरेन फंडिंग की रिपोर्ट आई सामने और शोर मच गया कि पीटीआई जो है एक्सपोज हो गई, उसके साथ ही ये कॉल भी लीक कर दी गई। एक तो ये मुल्क के साथ अजीब मजाक शुरू किया गया है कि कॉलें लीक करो, ऑडियो लीक करो, वीडियो लीक करो, और फिर उसके ऊपर जो है वो बकवास होती रहे, हफ्ता 2 हफ्ते उसी के ऊपर प्रोग्राम होते रहें, और किसी को कोई इस बात की ना फ़िक्र है, ना शर्म है, ना हया है कि और कितने बड़े बड़े मसाइल हैं इस मुल्क में बात करने के लिए। ये देखें, 174 यूनिट का बिजली का बिल जो है वो, उसका बिल आया है 8000 रुपये, और इस तरह के तमाम पाकिस्तान में बिल गए हैं, किसी को कोई परवाह नहीं। ना किसी टीवी एंकर ने प्रोग्राम किया। वो परवेज़ रशीद ने एक एंकर पर्सन को ये कह दिया जी, ये बड़ा इशू है जी। अभी कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं मुल्क में जो इस वक्त सूरत हाल है, सैकड़ों लोग जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। उस पर कोई प्रोग्राम नहीं है अवाम की अवेयरनेस के लिए। ये अभी जेहलम में माँ ने 3 बच्चियों को छुरियों के वार करके उनको कत्ल कर दिया और ख़ुद भी ख़ुदकुशी कर रही थी। इस मामले पे महंगाई के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। वो जी उन्होंने परवेज़ रशीद ने ये कह दिया उनको। बात ये है, ये कॉल लीक की गई ताकि जो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी की रिपोर्ट थी उसका तासुर ज़ायल किया जाए और जो है मीडिया की तवज्जो मरीम की कॉल की तरफ मबजूल कर दी जाए। अब कॉल में कुछ है ही कोई नहीं, उसमें कैसे वो बैलेंस कर सकता है। इस पे मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ कि साहब बारिश हो रही थी तो साहब घर वापस आए तो उन्होंने बेगम को एक अजनबी के साथ पाया और बहुत गुस्से में वो झुंझला गए, लाल पीले हो गए। और तो कुछ बस नहीं चला, कोने में उस अजनबी की छतरी पड़ी हुई थी, वो छतरी उठाई और उसके 2 टुकड़े कर दिए और उसकी तरफ देखते हुए बोले कि अब मज़ा आएगा ना जब बारिश में भीगते हुए घर जाओगे। तो यही हिसाब पीटीआई का है, या जिसने भी ये कॉल लीक की है। सिक्योरिटी कमेटी से जितना नुकसान पहुंचा है पीटीआई की शोहरत को, वो मरियम की इस एक कॉल से बैलेंस तो नहीं हो सकता। तो ये बातें सोचने की हैं। मुल्क को इस तरह की चीज़ों में ना डालें, करने वाले काम करें और आवाम को कोई ये एहसास दिलाएं कि ज़िम्मेदार लोगों के हाथों में है ये मुल्क, और ये मुल्क जो है इसको ये तमाशा नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे कोई काम होना चाहिए। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।